बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है आर्काइविंग एंड कंप्रेशन टेक्निक्स इन लिनक्स। ठीक है जी, आर्काइविंग क्या है, कंप्रेशन क्या है? ये बेसिकली एक टेक्निक है कि जिसके थ्रू आप मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर्स को कंबाइन करके एक फाइल बनाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डायरेक्टरी कॉपी करनी है ओवर दी नेटवर्क, अगर आप एक सिस्टम से, एक लिनक्स सर्वर से दूसरे लिनक्स के सर्वर में अगर आप फोल्डर मूव करना चाहते हैं, डायरेक्टरी मूव करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, बैकअप लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कैसे पॉसिबल है? तो एक डायरेक्टरी है, फॉर एग्जांपल ईटीसी की डायरेक्टरी है, उसके अंदर सिस्टम की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है, सर्वर्स के जो भी सर्विसेज चल रही हैं उन सब की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स और सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये सारे ईटीसी की डायरेक्टरी के अंदर होते हैं। ईटीसी की डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल डायरेक्टरीज होती हैं, उन मल्टीपल डायरेक्टरीज के अंदर फिर बहुत सारे फाइल्स होते हैं। तो ये सारे फाइल्स को ट्रांसफ़र करना, ठीक है, ओवर द नेटवर्क, ये एक चैलेंज है। ठीक है, तो उसको हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं? उसको पहले जितनी भी डायरेक्टरीज हैं उन उनको अर्काइव करके एक फाइल में कंबाइन किया जाता है। ठीक है, और फिर जो है उसको कंप्रेस किया जाता है ताकि वो उसका साइज जो है वो रिड्यूस हो जाए। तो जितना छोटा साइज होगा ओवर द नेटवर्क ट्रांसफर में, वो आसान रहेगा, इजी रहेगा, जल्दी हो जाएगा, और उसमें एरर्स के चांसेस भी, लॉस होने के चांसेस भी बहुत कम हैं। ठीक है, तो इट इज यूजफुल टू स्टोर अ ग्रुप ऑफ फाइल्स इन वन डायरेक्टरी फॉर इजी बैकअप, फॉर ट्रांसफर टू अनदर डायरेक्टरी, or for transfer to another computer. It is also useful to compress large files. Compressed files take up less disk space and download faster via the internet. An archive file is collection of files and directories stored in one file. Archiving basically है क्या कि collection of files and directories, डायरेक्टरीज हैं, डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं, सब डायरेक्टरीज हैं, उनके अंदर फाइल्स हैं, उनके अंदर डायरेक्टरीज हैं, तो उन सबको कंबाइन करके एक फाइल में वो कन्वर्ट कर देता है। तो archive फाइल इज नॉट कंप्रेस्ड, तो उसकी जब आर्काइविंग की जाती है तो उसकी साइज में कोई फर्क नहीं आता। इट यूजेस द सेम अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस एज ऑल द इंडिविजुअल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज कंबाइंड। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो कंप्रेस किया जाता है ताकि उसका साइज जो है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, फाइल कंप्रेशन एंड आर्काइविंग। कंप्रेस्ड फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज दैट आर स्टोर्ड इन वन फाइल एंड स्टोर्ड इन अ वे दैट यूजेस लेस डिस्क स्पेस देन ऑल द इंडिविजुअल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज कंबाइंड। नोट, एन आर्काइव फाइल इज नॉट कंप्रेस्ड। ठीक है, ये तो क्लियर है कि जो हम आर्काइव बनाते हैं वो कंप्रेस नहीं होता, उसकी साइज जो है ना, एक्चुअल जो डायरेक्टरी की साइज है, फॉर एग्जांपल ईटीसी की डायरेक्टरी की साइज है समझ लें 50 MB। ठीक है, तो जब हम उसको आर्काइव करेंगे तो उसका साइज 50 MB ही रहेगा, बट आफ्टर द कंप्रेशन उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, जैसे विंडोज में अमूमन हम देखते हैं विन आर एक यूटिलिटी है, विन जिप है। उनका काम ये है कि वो भी डायरेक्टरी को एक फाइल बना के उसका स्पेस भी रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट वही है। कंप्रेस फाइल्स एट शेल प्रॉम्प्ट। अब शेल प्रॉम्प्ट में हम कंप्रेशन किस तरह से करेंगे, और कौन कौन सी हमारे पास यूटिलिटीज़ हैं, टूल्स हैं जिनके थ्रू हम आर्काइव बना सकते हैं और फिर उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आर्काइव के लिए हम यूज़ करते हैं टार। टार जो यूज़ किया जाता है, टार एक यूटिलिटी है, जैसे टार टार बॉल भी कहते हैं।
टार यूटिलिटी है जिसके थ्रू हम आर्काइव करते हैं, ठीक है। आर्काइव करने के बाद हम उसको जिप करते हैं। अब जिप में हमारे पास 3 यूटिलिटीज हैं। एक है bzip2, दूसरा है gzip एंड थर्ड इज zip tools. These are the tools, utilities हैं ये, ठीक है। The bzip2 compression tool is recommended because it provides the most compression and it is found on most Unix like operating system. अच्छा, ये यूटिलिटीज आपके पास सबसे पहले तो इंस्टॉल होनी चाहिए सिस्टम में, ठीक है। तो अगर ये यूटिलिटीज नहीं है तो वो इंस्टॉल किस तरह से की जाएगी, वो आगे लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में हमारे उनमें हम वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, मोस्टली जब आप लिनक्स इंस्टॉल करते हैं तो ये सारे टूल्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। स्पेशली जिस तरह से लिनक्स इंस्टॉलेशन का तरीका मैंने आपको बताया कि कौन कौन से आप जो है ना वो चूज करेंगे वाइल इंस्टॉलिंग डेस्कटॉप एनवायरनमेंट या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो उसमें ये सारे टूल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। फिर भी अगर टूल्स कुछ रह जाते हैं, इंस्टॉल नहीं होते किसी वजह से, तो वो लेटर ऑन आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, ठीक है। ओके, दूसरा जो टूल है gzip है। gzip compression tool can also be found on most Unix like operating system, ये भी to transfer files between Linux to another system such as MS Windows, use zip because it is more compatible with the compression utilities available for Windows. ओके, अच्छा, तो ये मैं आपको बता रहा था कि अगर आप जिप यूज करेंगे तो जिप मोस्टली जो है वो विंडोज या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कॉम्पेटेबल रहता है। लेकिन टारबाल जो है या bzip2 है वो भी प्रॉबेबली विन आर टूल के थ्रू आप विंडोज में कोई फाइल्स ट्रांसफर करके विंडोज में आप उसको अनजिप कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, तो ये हमारे पास कंप्रेशन टूल्स हैं। bzip2, gzip एंड zip, ठीक है। इनके फाइल एक्सटेंशन क्या होंगे? इनके फाइल एक्सटेंशन क्या होंगे? bz2, bzip, अगर bzip2 यूज करते हैं तो इसका फाइल एक्सटेंशन होगा bz2। अगर gzip यूज करते हैं तो .gz, एंड अगर zip यूज करते हैं तो zip। तो ये टूल्स हैं हमारे पास और उनकी एक्सटेंशन, और उनको डीकम्प्रेस अगर करना है तो bunzip। अगर bzip2 है तो bunzip2, gzip है तो gunzip2, zip है तो उसको unzip से हम अनकम्प्रेस या डिकम्प्रेस करेंगे। By convention, file compressed with bzip2 are given the extension .bz2. File compressed with gzip are given the extension .gz, and files compressed with zip are given the extension .zip, ठीक है। ये तो क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जिस तरह की यूटिलिटी के थ्रू आप फाइल क्रिएट करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो एक्सटेंशन उसी के हिसाब से ही आएगी, ठीक है जी। फाइल कंप्रेस्ड विथ gzip और अनकंप्रेस्ड विथ gunzip, और डेफिनेटली जो जिस टूल से आप कंप्रेस करते हैं तो उसी टूल से ही डिकम्प्रेस भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप के पास जो है ना टार फाइल मौजूद होना चाहिए, आर्काइव फाइल मौजूद होना चाहिए, और उसको आप bzip के थ्रू कंप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल फाइल को भी आप कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो टू यूज bzip2 टू कंप्रेस अ फाइल, टाइप द फॉलोइंग कमांड एट द शेल प्रॉम्प्ट। bzip2 यूटिलिटी या कमांड हो गई है, उसके बाद फाइल नेम, द फाइल इज कंप्रेस्ड एंड देन सेव्ड। तो उसका नाम जो यहाँ पर आपने दिया है ऑटोमेटिकली उसके एंड में ये bz2 एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी, ठीक है जी।
तो उसके बाद जो फाइल होगा वो फाइल नेम डॉट bg2 compressed फाइल इज डिलीटेड एंड रिप्लेस्ड विथ फाइल नेम। अगर इसको अनजिप आप करेंगे तो bg2 जो है एक्सटेंशन रिमूव हो जाएगी और फाइल जो है वो डिकम्प्रेस हो जाएगा। You can use bzip2 to compress multiple files at the same time by listing them with a space between each file। तो आप multiple files को भी compress कर सकते हैं, ठीक है जी। The above command compresses file 1, file 2, file 3, ठीक है। the contents of directory, इस डायरेक्टरी को के अंदर वो फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 उसको कंप्रेस करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर gzip है तो gzip को भी वही gzip आप कमांड यूज करेंगे, यूटिलिटी यूज करेंगे और उसका फाइल नेम दे देंगे। तो फाइल नेम के बाद जैसे ही आप ये कमांड सक्सेसफुली रन हो जाएगी तो उस फाइल के नाम, फाइल का नाम वही होगा और आखिर में .gz एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा भी इसको हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह से जी अनजिप है, फाइल नेम डॉट जी, अगर अनजिप करना है, डिकम्प्रेस करना है तो आप जी अनजिप या इसको गनजिप भी पढ़ सकते हैं, गनजिप फाइल नेम डॉट जी, तो जो फाइल है वो डिकम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है। यू कैन यूज gzip compress टू मल्टीपल फाइल्स, वही तरीका कि आप मल्टीपल फाइल्स को भी कंप्रेस कर सकते हैं विद gzip, ठीक है। अच्छा, ये जिप करने के बाद अगर आपने फाइल के कंटेंट्स को देखना है, व्यूइंग कंटेंट्स ऑफ कंप्रेस्ड फाइल, टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल कंप्रेस्ड बाय gzip यूटिलिटी, तो आप zcat यूज कर सकते हैं, zcat कमांड, zcat यूटिलिटी फाइल नेम डॉट gz, जो है आपने कंप्रेशन या कंप्रेस फाइल बनाया है उसको व्यू करने के लिए उसके अंदर कंटेंट्स क्या है, कौन कौन से फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, तो वो आपको शो कर देगा। टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ फाइल कंप्रेस्ड बाय bzip2, ठीक है। अगर जिप के थ्रू है तो zcat और bzip2 के है तो थ्रू आपने अगर कंप्रेशन की है तो bzcat, ठीक है। ओके जी, इसी तरह से टू कंप्रेस अ फाइल विद जिप, अगर आपने जिप के थ्रू कंप्रेस किया है तो उसके बाद आप इसको अब आप ऐसा कर सकते हैं कि टू कंप्रेस फाइल और डायरेक्टरी, इसमें डायरेक्टरी भी आप कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे zip -r फाइल नेम डॉट जिप और फाइल्स डायरेक्टरी, या पर डायरेक्टली देंगे। इन दिस एग्जांपल फाइल नेम डॉट जिप रिप्रेजेंट द फाइल you are creating and files dir represent the directory you want to put in a new zip file. The -r option specifies that you want to include all files contained in the files directory recursively. तो इस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स हैं वो सारे जिप होके एक फाइल उसके नाम से ये बन जाएगा। -r का मतलब है रिकर्सिव, कि एक डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं, मल्टीपल डायरेक्टरीज हैं, उसके अंदर अगेन मल्टीपल डायरेक्टरीज हैं, फाइल्स हैं, तो उन सब को कंप्रेस करके उसका एक ही जो है फाइल बना लेगा .zip एक्सटेंशन से, ठीक है जी। और उसी को ही अगर आप डीकम्प्रेस करना चाहते हैं तो अनजिप कमांड यूज करके और आप इसको अनकम्प्रेस कर सकते हैं, ठीक है जी। लाइकवाइज के जैसे हमने दो कमांड्स हमने यूटिलिटीज पहले देखी हैं, bzip2 और gzip, तो zip के थ्रू भी आप मल्टीपल फाइल्स को एट अ टाइम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है जी आर्काइविंग। आर्काइविंग क्या है? आर्काइविंग के लिए यूटिलिटीज मैंने बता दिया। आर्काइविंग क्या है कि वो जो है मल्टीपल डायरेक्टरीज फाइल्स को एक फाइल में कन्वर्ट करता है या कंबाइन करता है एक फाइल में। A tar file is a collection of several files and or directories in one file. आर्काइविंग बेसिकली यूटिलिटी जो है वो बहुत कारआमद है कि आपने अगर सिस्टम का बैकअप लेना है, फाइल्स डायरेक्टरीज का बैकअप लेना है, तो उस कंडीशन में आपने आर्काइविंग करनी होती है और आर्काइविंग के थ्रू ही आप वो पूरी की पूरी डायरेक्टरी जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ओके, सम ऑफ टार ऑप्शंस। ऑप्शन क्या क्या है और टार अगर यूज करेंगे तो -c है, -f है, -t, -v, -x, -z, -j। सी से क्रिएट करेंगे न्यू आर्काइव, न्यू आर्काइव फाइल आप क्रिएट करेंगे। एफ से व्हेन यूज्ड
with the -c option, the use the file name specified for creation of the tar file. फाइल -f देंगे तो फाइल का आपने आगे बताना होता है. -t शो द लिस्ट ऑफ फाइल्स. tar के थ्रू अगर आपने आर्काइविंग की है, आर्काइविंग के कंटेंट्स अगर आपने देखने तो tar -t यूज करेंगे. v से क्या होता है, v का मतलब होता है वर्बोज. वो प्रोग्रेस बताता है, वो फाइल्स बताता है कि कौन कौन से फाइल्स आर्काइव हो रहे हैं, कौन सी डायरेक्टरीज आर्काइव हो रही हैं. ठीक है जी. एक्स से एक्सट्रैक्ट होता है, सी से क्रिएट होता है, तो एक्स से एक्सट्रैक्ट होता है. एक्सट्रैक्ट का मतलब डीकम्प्रेस. जेड से कंप्रेशन ऐड हो जाती है. एक्स से अनआर्काइव होता है. ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, अनआर्काइव कर लेते हैं. आर्काइव का ऑपोजिट. आर्काइव अगर कंबाइन करता है तो वो फिर फाइल को अपनी असली हालत में ले आता है. जेड से कंप्रेशन, मतलब कि आर्काइविंग के साथ साथ ये साइज अगर आपने कम करना है तो जेड का ऑप्शन देंगे. ठीक है. अगर कंप्रेस आपने bzip2 के साथ देना है, bzip2 के साथ अगर आपने कंप्रेस करना है तो -j का ऑप्शन देंगे. ये भी हम करते हैं थोड़ी देर. ये देखें, टू आर्काइव अ फाइल यूज द फॉलोइंग कमांड. tar -cbf फाइल नेम .tar फाइल नेम .tar फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3. इस तरह से हम ये फाइल्स को आर्काइव कर सकते हैं. यू कैन tar मल्टीपल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज एट सेम टाइम. तो मल्टीपल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज भी कर सकते हैं. टू लिस्ट अगर आपने करना है तो कंटेंट्स इस तरह से देखेंगे. tbf, f का मतलब है फाइल नेम, फाइल नेम .tar. t का मतलब है कि इसकी लिस्ट जो करेगा. v4 वर्बोज, उसको उसकी डिटेलिंग या उसकी प्रोग्रेस दिखाएगा. sam टू एक्सट्रैक्ट द कंटेंट्स ऑफ tar फाइल, tar -xvf. ठीक है. क्रिएशन के दौरान आपने लिखना है while creating tar tar -cvf, और अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो xvf. ठीक है. उसके बाद फाइल का नाम और आगे डायरेक्टरी भी आएगी और फाइल्स भी आएंगी. ठीक है. तो सॉरी, एक्सट्रैक्शन के दौरान डायरेक्टरी फाइल, बस जस्ट आपने फाइल नेम देना है, फाइल नेम .tar, जिसकी एक्सटेंशन जो है वो tar हो. याद रखें, tar के थ्रू जो भी फाइल आप आर्काइव करेंगे उसकी एक्सटेंशन जो होगी वो ये tar होगी, tar. ठीक है. ओके जी. इसको प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं. मैंने अभी 2 सर्वर्स जो है वो कनेक्ट किए हैं. एक की आईपी है 192.168.20.11. ठीक है. और दूसरे की आईपी है 20.24. ठीक है जी. कोई भी सर्वर चूज कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल अब हमने क्या करना है कि आर्काइविंग से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. पहले आर्काइव करते हैं. फॉर एग्जांपल एक डायरेक्टरी etc. ठीक है. पहले पेरेंट डायरेक्टरी में जाए, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, इसको क्लियर करके मैं दोबारा लिखता हूँ pwd. अभी मैं हूँ पेरेंट डायरेक्टरी पे. हमें अभी पेरेंट डायरेक्टरी पे ls स्पेस -l, ये एक डायरेक्टरी है. ठीक है. अच्छा, अब डायरेक्टरी का अगर हमें साइज देखना है तो साइज के लिए हम एक कमांड यूज होती है du, डिस्क यूजेज -sh या hs. अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो कोई इसका ऑर्डर कोई भी वो फिक्स ऑर्डर नहीं है. आप जैसा चाहे आप लिखें. SS भी लिख सकते हैं और HS भी लिख सकते हैं. S4 इंक्लूड करेगा सब डायरेक्टरीज भी, और सॉरी समराइज कर देगा इसके अंदर जितने भी फाइल डायरेक्टरी है उनको सबको समराइज करेगा. H का मतलब है कि इसका स्पेस जो है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में बताएगा. ठीक है. ओके. तो ये डायरेक्टरी जनाब है 37 MB की, 37 मेगाबाइट. ठीक है. अच्छा, वैसे एक कमांड है, ये भी आपने देखी होगी, df स्पेस -k. ये आपके फाइल सिस्टम के बारे में बताता है कि आपके पास ये पार्टीशन या डिस्क कितनी है.
ठीक है। और डी एफ स्पेस माइनस के का मतलब है कि ये जो साइज दिखाता है, अब ये फॉर एग्जांपल एक डिस्क है ये, या ये पार्टीशन है, और पार्टीशन की टोटल साइज कितनी है, इसमें यूज कितना हुआ है, अवेलेबल कितना है, और परसेंटेज और माउंट पॉइंट, दिस इज माउंट पॉइंट, ये है रूट पेरेंट डायरेक्टरी। उसके बाद ये डिवाइसेस की डायरेक्टरी है। ये जो है ये है वर्चुअल मेमोरी, स्वैप स्पेस से कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी की तरह यूज होता है। ठीक है। मेमोरी जब शॉर्ट हो जाती है, प्राइमरी मेमोरी, तो डिस्क स्पेस को लेके एज अ मेमोरी यूज किया जाता है, तो ये उसके लिए है। ठीक है। और बाकी ये इसके फाइल सिस्टम, और ये क्या है, ये है बूट, बूट की डायरेक्टरी। तो बूट से रिलेटेड जितने भी फाइल्स हैं, कर्नल के फाइल्स हैं, ठीक है, इनिशियल रैम डिस्क जो भी है वो इस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद होती है। ठीक है। एस डी ए वन का मतलब है कि इसमें इसमें साटा डिस्क लगी है। ए ए का मतलब अगर एक डिस्क होगी तो यहाँ पर ए होगा, अगर इसमें दो डिस्क होगी तो एक होगा एक होगी एस डी ए, और दूसरी डिस्क होगी एस डी बी। अब फॉर एग्जाम्पल एक डिस्क में चार पार्टीशन है, तो एस डी ए वन, एस डी ए टू, एस डी ए थ्री, एस डी ए फोर, जिस तरह से विंडोज में होता है सी डी ई एफ, तो यहाँ पर एस डी ए वन मतलब पहली हार्ड डिस्क की पार्टीशन वन, एस डी ए टू, एस डी ए थ्री, एस डी ए फोर, अगर दूसरी डिस्क है तो एस डी बी, अगर तीसरी डिस्क है तो एस डी सी, एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, इसका स्पेस अगर हम देखना चाहते हैं मेगाबाइट में, डी एफ स्पेस एम करेंगे, डी एफ स्पेस एम, तो ये मेगाबाइट में दिखाएगा। ठीक है। और ज्यादा आप ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में एच, गीगाबाइट में देखिए कि इसकी 17 GB रूट की पार्टीशन जो है वो 17 GB की है, बूट की पार्टीशन जो है वो 1 GB की है, और बाकी ये पार्टीशन छोटी छोटी बनी हुई है। ठीक है जी। तो इसमें यूज जो हुआ है 4.6 GB है, और 13 GB अवेलेबल है, 27% यूज हुआ है। तो ये यूजेज जैसे ही बढ़ता रहेगा, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में आपने इस पे भी चेक रखना है कि आपकी डिस्क जो है, ये रूट जो है ये 100% कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर 100% हो रही है तो इसके आप लॉग फाइल्स वगैरह क्रिएट करें, क्योंकि इसमें जैसे ही सर्विसेज चलती रहती हैं तो इसमें लॉग फाइल्स क्रिएट होते होते जाते हैं। ठीक है। तो उनको आपने इसको इस पे चेक रखना है कि ये साइज जो है वो कम फुल ना हो जाए, 100% ना हो। तो उसके बाद सिस्टम जो है वो अमूमन बूट नहीं होता, या तो एक मेंटेनेंस मोड में चला जाता है। ओके जी। तो हम कहाँ थे, ईटीसी की डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है। eu माइनस एच एस स्लैश ई टी सी, ये डिस्क स्पेस हमें दिखाएगा, इसका ईटीसी की डायरेक्टरी का टोटल स्पेस हमें दिखाएगा 37 MB। ठीक है। अब मैं इस डायरेक्टरी को पहले करता हूँ होम में कॉपी, या एक बैकअप की डायरेक्टरी बना देता हूँ, एम के दिया है बैकअप के नाम से। ठीक है जी। ओके। अब ये सी पी माइनस आर पी स्लैश ई टी सी को कॉपी करें हम बैकअप के अंदर। ठीक है जी। आ जाए बैकअप की डायरेक्टरी के अंदर, एल एस स्पेस माइनस एल, ये देखें ईटीसी की डायरेक्टरी के अंदर इसका स्पेस यूज कर, इसका स्पेस देखें वही है ईटीसी। ठीक है। 37 MB। चले, अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम अर्काइव करते हैं। अब देखिए ये ईटीसी की डायरेक्टरी है, इसमें अंदर बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं। ये ब्लू जो है ये आपको डायरेक्टरीज नजर आ रही हैं ये, और बाकी इसमें जो है वो फाइल्स हैं। अब डायरेक्टरीज के अंदर भी मल्टीपल डायरेक्टरीज हैं, तो हम इसको पहले अर्काइव करते हैं। ठीक है। अर्काइव करने के बाद हम के लिए हम क्या करेंगे, एल एस स्पेस माइनस एल ई टी सी की डायरेक्टरी है, इसको अर्काइव करना है, तो हम लिखेंगे टार कमांड, टार माइनस माइनस एल लेके देखें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है। तो हेल्प अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, टार माइनस
ओके जी, टार माइनस हमने क्रिएट करना है तो CVF, ठीक है। और हमने फाइल अब बनाना है, फॉर एग्जाम्पल बैकअप, या इसको दे दें etc डैश बैकअप, और डैश आप आज की डेट जो है वो दे दें 11/8/2022 डॉट टार, इसकी एक्सटेंशन आपने देनी है डॉट टार, ठीक है। और आगे आपने डायरेक्टरी का नाम देना है etc, ठीक है। एंटर करें, ठीक है। ये देखें आपके पास एक आर्काइव जो है वो बन गया है। अच्छा, अब इसकी साइज देखें, उसकी etc की डायरेक्टरी की साइज जो है वो 37 MB है। और इसकी साइज देख लेते हैं हम, du-sh etc डैश, इसकी 32 MB है। तकरीबन थोड़ा सा फर्क पड़ा है लेकिन इतना नहीं पड़ा, ठीक है। तो अब इसको हम अगर कंप्रेस करना चाहें तो कंप्रेस किस तरह से करेंगे, ठीक है। हम अगर bzip2 से कंप्रेस करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे bzip2, ठीक है जी। उसके बाद etc डैश बैकअप डॉट टार, एंटर करें। जितनी बड़ी साइज होगी फाइल की तो अकॉर्डिंगली उतना टाइम वो लेगा, ठीक है। ls स्पेस -l देखें, एक वो जो पहले फाइल था टार, अब वो रिमूव हो गया। या रिमूव उसकी जगह पे ये जो भी फाइल है नाम उसका वही होगा, लास्ट में bz2 एक्सटेंशन ऐड हुई है इसकी, ठीक है। अब इसकी साइज देखते हैं कि कितना फर्क पड़ा है। पहले जो साइज थी इसकी, आप देखिए, ये ध्यान में रखिएगा कि ये 32 MB की है, और du-sh, अब देखें इसकी फाइल की साइज क्या है, ठीक है, 9 MB। ग्रेट, बहुत जबरदस्त। तो इसने अर्काइव भी हमने करके और इसको कंप्रेस कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको किसी भी मशीन में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रांसफ़र हम किस तरह से करेंगे, ट्रांसफ़र के लिए हम यूज़ करते हैं एक यूटिलिटी है SCP, सिक्योर कॉपी। सिक्योर कॉपी जो है वो SSH प्रोटोकॉल को यूज़ करता है और सिक्योरली मशीन पे, दूसरी मशीन पे ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी काम कर रहा हूँ, मेरी जो मशीन है ये है मेरी मशीन जो है ये है 20.1। तो एक दूसरी मशीन भी है हमारे, दूसरा सर्वर है हमारे पास 192.168.20.24, ठीक है। ये भी अब है। अच्छा जी, इस पे हम सिक्योरली कॉपी करते हैं, ठीक है। और मैं ये है मशीन 20.24, इसकी रूट डायरेक्टरी में हूँ मैं, ls स्पेस -l। इसमें देखें कॉन्फ बैकअप, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और -rf कॉन्फ बैकअप, ठीक है, ls स्पेस -l, ठीक है। अब इसमें कोई भी इसमें फाइल बैकअप का नहीं है जो हम हमारे सिस्टम में है यहाँ पर, ठीक है। ls स्पेस -l, ये फाइल वहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अब हमने ये ट्रांसफर करना है SCP -rp, कि उसकी परमिशन वगैरह जो भी है वो भी साथ पे इंटैक्ट रहें। फाइल का नाम etc डैश बैकअप। उसके बाद आप रिमोट मशीन का यूज़र, किस यूज़र से आपने लॉगिन होना है, उसकी IP या होस्ट नेम 20.24, ठीक है। 20.24 पे हमने ट्रांसफ़र करना है कॉलन। कॉलन का मतलब इसकी होम डायरेक्टरी पे, इस यूज़र की होम डायरेक्टरी पे ये फाइल जो है वो पुट कर दे,
ठीक है, एक्सेस मशीन का मिल गया है। फिंगरप्रिंट्स को हम अश्योर करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, इसको लिखते हैं यस। और मशीन का पासवर्ड दे दें आप, जो दूसरी मशीन है, दूसरा सर्वर है। ठीक है, अब ये देखें ये ट्रांसफर हो गया दूसरे सर्वर में। ठीक है, हमने बैकअप लिया, ट्रांसफर कर दिया। अब देखें इस मशीन में 24। पहले यहाँ पर आप इसको गौर करें कि कोई भी फाइल मौजूद नहीं है etc बैकअप के नाम से, ls स्पेस -l। ये देखें फाइल एक आ गया है वही। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक सर्वर चल रहा है, उसके एक्सीडेंटली कोई etc की डायरेक्टरी डिलीट हो गई है, तो आपके दूसरे सर्वर की या पहले का अगर कोई आपके पास बैकअप पड़ा हुआ है तो उसको आप रीस्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब रीस्टोर किस तरह से करेंगे, तो इसको अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अनजिप करेंगे। अनजिप कैसे करेंगे, ये एक्सटेंशन इसकी क्या है, bzip bz2। तो हम इसकी जो यूटिलिटी यूज करेंगे वो bzip2 वाली यूज करेंगे। तो उसके लिए उसकी जो है वो अनजिप किस तरह से करेंगे, उसको उसकी यूटिलिटी है bunzip2 etc। तो जिस लोकेशन पे ये फाइल होगा वहीं पे ही ये अनकम्प्रेस हो जाएगा, डीकम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, आप इसकी साइज देखें वही हो गई है, ls स्पेस -l h भी अगर लगा दें तो हमें साइज जो है ह्यूमन रिडल फॉर्मेट में मिल जाएगी। ठीक है जी, अब इसको हमने अनआर्काइव करना है, आर्काइव का ऑपोजिट। तो उसके लिए टार ls -l h। अनआर्काइव के लिए क्या करेंगे, टार। क्रिएशन के लिए हमने सी यूज किया था, तो एक्सट्रैक्शन के लिए हम xpf यूज करेंगे। माइनस अगर लगाना चाहते हैं तो ठीक है, कोई इशू नहीं। और फाइल का नाम दे दिया आप। ठीक है, तो टार ls स्पेस -lh। ये देखें etc की डायरेक्टरी, ये अनकम्प्रेस, ये फाइल जो है वो अनआर्काइव होके एक डायरेक्टरी बन गई है, उसमें सारे फाइल्स हैं, आप चेक कर लें। ठीक है जी, ओके। तो बाकी भी यूटिलिटीज हम अभी यूज करते हैं।